हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहें। अजी कहाँ हो आप, सुन रहे हैं? कल सोनाली को देखने यादव जी का परिवार आ रहा है। उसको कह देना कल ब्यूटी पार्लर की छुट्टी कर दे। काम काज करना ठीक है, पर शादी भी करना जरूरी है। मोहल्ले वाले पूछने लगे हैं, सोनाली की उम्र 26 के ऊपर हो रही है। अब आपका क्या है, आप तो अभी तक उसे बच्ची ही समझते हैं। रेखा ने झिड़कते हुए सोनाली के पिता अतुल से कहा, अतुल, जब देखो तुम सोनाली के पीछे लगी रहती हो। कभी अपने महान सपूतों की भी सुध ले लिया करो। कहाँ जाते हैं, कब आएंगे, किसी को कुछ खबर नहीं। अब वे इतने छोटे भी नहीं कि अपनी जिम्मेदारी न समझे, नालायक कहीं के। रेखा जी, अभी तो उनके खाने पीने खेलने कूदने के दिन है। पूरी जिंदगी पड़ी है जिम्मेदारी उठाने के लिए। मध्यम वर्गीय परिवार में माता पिता और 2 बड़ी बहनें सोनाली और स्नेहा और 2 छोटे भाई मयंक और जितेंद्र रहा करते हैं। माँ रेखा बहुत ही पुराने विचारों को मानने वाली औरत हैं, जिन्हें अपने पुत्र अधिक प्रिय हैं पितरियों से। अगले दिन सोनाली ने ब्यूटी पार्लर से छुट्टी ले रखी थी। उसने ब्यूटी प्रोफेशनल कोर्स किया था और एक नामी पार्लर में काम करती थी। लगभग शाम के 8 बजे थे। लड़के वाले आ चुके थे। परिवार तो संपन्न दिखाई दे रहा था, लेकिन लड़के की बोलचाल से वो असभ्य और झगड़ालू दिखाई दे रहा था। अकेले में सोनाली और साहिल में बातचीत हुई। सोनाली की खूबसूरती पर साहिल फिदा हो गया। स्वागत सत्कार के बाद यादव परिवार ने विदा ली। जैसे ही वे लोग गए, रेखा ने कहा, चलो बढ़िया परिवार है, बस वे लोग राजी हो जाएं। सोनाली के बाद फिर स्नेहा का भी ब्याह करना है। जल्दी से इन दोनों की जिम्मेदारी से मुक्त हो तो हम गंगा नहा लें। सोनाली, नहीं मम्मी, मैं उस लड़के से शादी नहीं करूंगी। मैं जब उससे बात कर रही थी तब उसके मुंह से शराब की दुर्गंध आ रही थी। जो लड़का पहली बार किसी के घर लड़की देखने पीकर चला आए, तब सोचिए वो कितना पीता होगा। रेखा जी, अरे आजकल कौन शराब नहीं पीता। अच्छे और धनी लोगों की ये निशानी है। अगर उनकी हाँ हुई तो हमें तो रिश्ता मंजूर होगा। सोनाली की अपनी माँ से इन्हीं सब बातों के कारण नहीं बनती थी। अतुल जी की रेखा के आगे कुछ नहीं चलती थी। रेखा जी जो कह दें वो पत्थर की लकीर होता था और सबको उनकी आज्ञा का पालन करना पड़ता था। यही इस घर का नियम था। सोनाली की किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। साहिल ने सोनाली को पसंद कर लिया और शादी पक्की कर दी गई। शादी के दिन तक सोनाली अपनी माँ के आगे हाथ पैर जोड़ती रही, पर पत्थर दिल माँ नहीं पिघली। पिता भी बुद्ध बने महाभारत के भीष्म की तरह तमाशा देखते रहे। शादी से इनकार करने पर छोटे भाइयों ने लात घूंसों से प्रहार भी परहेज नहीं किया। सोनाली रोते रोते निढाल हो गई। तब स्नेहा से अपनी बड़ी बहन का यह हाल देखा नहीं गया। उसने अपनी बहन को बचाने का बहुत प्रयास किया, पर झूमा झटकी में उसका भी माथा दीवार से जा टकराया और खून बहने लगा। गुस्से में स्नेहा चिल्लाई, माँ हमें बहुत समझती हो तो पैदा होते ही मार क्यों नहीं दिया। इस तरह जिंदगी बर्बाद मत करो दीदी की। सोनाली के आंसू थम नहीं रहे थे। अपनों के दिए जख्मों से उसका दिल छलनी हो गया था। वो सोचने पर मजबूर हो गई, ऐसे मेरे माता पिता और भाई हैं, क्या इसे ही अपनापन कहा जाए। उसे रक्षाबंधन का दिन रह रह कर याद आ रहा था, जब उसके भाइयों ने उसे रक्षा का वचन दिया था। अब कहाँ गया वो वचन, कहाँ गई वो रक्षा। उन्हीं भाइयों की लातों के प्रहार से आज वो दर्द से छटपटा रही है। रात को स्नेहा ने कहा, दीदी मेरे साथ चलो, हम घरेलू हिंसा का केस दर्ज कर दें। ये लोग तुम्हारी जिंदगी से खिलवाड़ करना चाहते हैं। वो दोनों रात के 8 बजे निकले और थाने पहुंच गए। वे इस बात से अनजान थे कि जितेंद्र इनका पीछा कर रहा है। जैसे ही थाने पहुंचकर कंप्लेन कराना चाहिए, जितेंद्र ने दरोगा को घूस की फरमाइश की और बोला, साहब किस घर में झगड़ा नहीं होता, हम आपस में सुलह कर लेंगे। यह कहकर दोनों को घर ले आया।
माँ को यह बात पता हुई तो गुस्सा बहुत आया, मगर घड़ियाली आंसू बहाकर सोनाली से माफी मांगने लगी। सोनाली के कोमल स्वभाव का फायदा उठाकर झूठी ममता का नाटक रचाकर उसे शादी के लिए राजी कर ही लिया। सोनाली ने शादी के लिए हाँ कह दिया और अपनी माँ के हाथों लिखी अपनी किस्मत को स्वीकार कर लिया। सोनाली दुल्हन के जोड़े में मासूम सी गुड़िया लग रही थी। सभी शादी में शामिल मेहमान सोनाली के रूप और गुणों की तारीफ कर रहे थे, पर सोनाली की चचेरी बुआ ने सोनाली की माँ से साफ शब्दों में कह दिया, इतना जल्दी क्या थी दीदी, जमाई जी के रंग ढंग ठीक नहीं लग रहे हैं। जयमाल पहनाते हुए भी साहिल नशे की हालत में लड़खड़ा रहा था, पर रेखा जी की अक्ल पर तो जैसे पत्थर पड़ गए थे। शादी में वो भी सभी रिश्तेदारों से कह रही थी, अब स्नेहा के लिए भी कोई रिश्ता बताइएगा, इसके हाथ भी जल्दी पीले करने हैं। सोनाली ब्याह से ससुराल आई। नववधु से उसकी हम उम्र लड़कियां छेड़छाड़ कर रही थी। लगता है भाभी को नींद आ रही है, इन्हें जल्दी कमरे में ले चलो, हमारे भैया कब से इंतजार कर रहे हैं। यह कहकर सब ठहाका लगाकर हंसने लगी। सोनाली की मनोदशा कोई कैसे समझता कि वो एक आने वाले खतरे को जानते हुए भी अपने कदम बढ़ाती चली जा रही है। जैसे एक बलि के बकरे को समझ में आ जाता है कि उसका अंजाम बुरा होने वाला है। कमरे में सोनाली को भेजकर बाकी लड़कियां वापस चली गईं। वहां साहिल पहले से ही बिस्तर पर लेटा हुआ था। चूड़ियों और पायल की खनखनाहट की आवाज से उसने पलट कर देखा। चेहरे पर साहिल की खुशी दिखाई पड़ रही थी। सोनाली के दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर बोला, तुम बहुत खुशनसीब हो, मेरे साथ जो रहता है ऐश करता है, तुम भी अपने सारे शौक पूरे करो। कहते हुए शराब की बोतल सोनाली की ओर कर दी। सोनाली पहले ही साहिल के मुंह से आती हुई दुर्गंध से बेहाल थी। वो बोली, मैं नहीं पीना चाहती, पर साहिल कहाँ मानने वाला था। जबरन सोनाली के मुंह में बोतल ठूस दी। सोनाली का मुंह शराब से भर गया। उसने भी मुंह में भरी शराब का कुल्ला साहिल के चेहरे पर कर दिया। साहिल बौखला गया। पहले ही दिन उसका पुरुषत्व छलनी छलनी हो गया। अपमान और गुस्से से वो चिल्लाने लगा, क्या समझती है खुद को, तू क्या लगती है, तेरे जैसी हजारों गिरी रहती हैं मेरे कदमों पर। और नशे में धुत मारपीट गाली गलौज करने लगा। सोनाली कमरे से रोती हुई बाहर आ गई। शोर सुनकर सास और रिश्तेदार भी पहुंच गए। सासू माँ कमरे में पहुंची और साहिल से बोली, आज तमाशा करना जरूरी था, थोड़े दिन सब्र नहीं कर सकता था। सारे रिश्तेदार जान गए, बड़ी मुश्किल से तो ब्याह हुआ है। कितने सीधे लोग मिले हैं, कुछ तो शर्म कर। सोनाली उस रात पूजा घर में ही सो गई। पहली रात का खौफ उसके मन मस्तिष्क में बैठ गया था। सोचने लगी कैसे साहिल के साथ जिंदगी बसर हो पाएगी। उसे माँ की बात नहीं माननी चाहिए थी, पर अफसोस करने के अलावा वो अब कर भी क्या सकती थी। इसी तरह कई रातें मारते पीटते और गाली खाते हुए गुजरी, पर सोनाली ने भी ठान लिया था कि वो साहिल की जिद पूरी नहीं होने देगी। न ही उसने शराब पी और न ही खुद को साहिल के हवाले किया। रोज रोज की मारपीट की आवाजें पड़ोसियों को भी सुनाई पड़ने लगी। पगफेरे की रस्म के लिए जब सोनाली के भाई उसे लेने आए तो वो निश्चय कर चुकी थी कि अब इस दहलीज पर वापस पैर नहीं रखेगी। पगफेरे की रस्म के लिए सोनाली मायके आ गई। उसने अपनी छोटी बहन को अपनी आप बीती सुनाई। उसने कहा, दीदी वही हुआ जिसके लिए हम चिंतित थे, अब हम क्या करें। सोनाली, मैं वापस जाने के लिए नहीं आई, मैं उस नर्क में दोबारा नहीं जाने वाली। मैं तलाक चाहती हूँ, मैं ऐसी शादी को नहीं मानती। एक शराबी जिसके जीवन का ध्येय केवल शराब पीना और अयाशी करना हो, उसके साथ भविष्य के सपने संजोना मूर्खता ही है। हम पढ़े लिखे हैं, इतना तो समझ सकती हूँ। माँ की बातों में आकर मैंने शादी के लिए हाँ कहा।
ये मेरी बहुत बड़ी भूल थी, पर अब मैं अपने फैसले पर अटल हूँ। तभी माँ ने कमरे में कदम रखा। उन्होंने सोनाली से पूछा, कौन से फैसले पर अटल हो? ये तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो? तब स्नेहा ने कहा, माँ दीदी अब ससुराल नहीं जाएगी। जीजू शराब पीकर मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं। गुस्से में माँ बोली, कैसे नहीं जाएगी? शादी हुई है, कोई हंसी खेल नहीं हुआ है। सोनाली, मैं वापस नहीं जाऊंगी। माँ अपने तो मेरी शादी को खेल ही समझा। अब जो भी हो मैं नहीं जाऊंगी। उस शराबी को मैं अपना पति कभी नहीं स्वीकार कर सकती। पिताजी भी आवाजें सुनकर कमरे में आ गए। सोनाली उनसे लिपट कर बोली, पिताजी आप तो समझिए, साहिल सुधरने वाला नहीं है। मैं उसके साथ घुट घुट कर मर जाऊंगी। मुझे उससे तलाक लेना है। पर पिताजी अब भी चुप थे। वो समझ गई यहाँ उसका स्नेहा के अलावा कोई नहीं है और वो भी कुछ नहीं कर पाएगी। माँ बोली, अच्छा अब चींटी के भी पंख लग गए हैं। हमारे पास रुपया पैसा नहीं है, कोर्ट कचहरी का चक्कर काटे। मयंक, जितेंद्र यहाँ आओ, अपनी दीदी को सबक सिखाओ जरा। मयंक ने सोनाली का हाथ गुस्से में जोर से मोड़ दिया और जितेंद्र ने धमकी दी, सीधी तरह ससुराल चली जाना, नहीं तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। सोनाली को अपने ही घर में परायापन महसूस हो रहा था। अब तो ससुराल क्या, उसका तो मायका भी उसके लिए सुरक्षित नहीं था। वह सोचने लगी, अब आगे क्या करूं? तभी उसे याद आया कि पार्लर जहां वो काम करती है उसके पास ही एक गर्ल्स हॉस्टल है। अब उसने ठान लिया कि उसे यह घर छोड़ना पड़ेगा। उसने पार्लर चलाने वाली निर्मला जी को फोन पर सारी बातें बता दी। निर्मला भी यह सुनकर बहुत दुखी हुई और कहने लगी, एक सगी माँ ऐसा व्यवहार करे, सोच के अजीब लगता है। तुम आ जाओ, मैं हॉस्टल में बात करती हूँ। अगले दिन सुबह निर्मला जी आई और सोनाली उनके साथ चली गई। माँ ने बहुत रोका और निर्मला जी के सामने झूठा प्यार जताने लगी। अरे बेटा, कोई अपना घर इस तरह छोड़ता है? क्या जरूरत है कहीं जाने की? अब लोग क्या कहेंगे? कुछ हमारी इज्जत का भी लिहाज कर। सोनाली रोते हुए बोली, तुमने ही जाने को मजबूर कर दिया। तुम मुझसे मेरे जीने का हक ही छीन लेना चाहती हो। अब यह नाटक बंद कर दो माँ, प्लीज। सोनाली निर्मला जी के साथ चली गई। पार्लर में काम करके जो पैसा मिलता उससे हॉस्टल का किराया देती, बाकी जो बचता वो सेविंग कर लेती। उसे घर बहुत याद आता था। कई महीने बीत गए, स्नेहा के अलावा उससे कोई मिलने नहीं आया। उसे तो सबसे लगाव था। उसने सबको अपना समझा, पर उसको माँ ने एक बोझ समझकर पीछा छुड़ाना चाहा। पुरानी बातें याद करती। जब वो 9 बजे घर से पार्लर जाती, माँ जानबूझकर सब्जी नहीं खरीदती। सोनाली कभी अचार कभी नमकीन से रोटी खाती। घर आने पर खाना भी नहीं बचता था। स्नेहा अपने हिस्से की सब्जी दीदी के लिए रखती थी। माँ तो मयंक जितेंद्र को जबरन सब्जी परोसा करती, भले ही किसी के लिए बचे ना बचे। निर्मला जी ने सोनाली की एक वकील से बात कराई। वो उनकी पहचान का था। उसने 4 महीने में ही सोनाली का तलाक करा दिया। 2 साल बीत गए। इस बीच स्नेहा ने भी कॉलेज के फ्रेंड राहुल से प्रेम विवाह कर लिया। राहुल होनहार और संस्कारी लड़का था। घर में थोड़ा बहुत विरोध हुआ, पर शादी में कुछ खर्चा नहीं करना पड़ा और मुसीबत अपने आप टल गई। यह सोचकर मन ही मन सब खुश हुए। एक दिन अचानक रात को 9 बजे माँ और मयंक हॉस्टल आए। उन्हें देखकर सोनाली बहुत खुश हुई। उसे लगा माँ की ममता को माँ को उसके पास खींच लाई। पर मयंक बोला, दीदी मेरी शादी तय हो गई है। लड़की सरकारी विभाग में अच्छे पद पर है। अब शादी में सभी रिश्तेदार आएंगे ही। तुम नहीं होगी तो लोग तरह तरह की बातें कहेंगे। माँ भी बोली, बेटा घर चलो, लोग क्या कहेंगे। सोनाली समझ चुकी थी कि माँ और भाई कितने मतलबी हैं। उन्हें अपनी ही फिक्र है। किसी की भावनाओं से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। सोनाली बहुत दुखी हुई कि इन लोगों के मन में मेरे लिए कोई प्रेम नहीं है, और वो उनके साथ घर आ गई। शादी संपन्न हुई, बहुत दहेज भी मिला। लड़की कामकाजी होने के साथ सुंदर और संस्कारी भी थी।
मयंक और माँ तो घमंड से फूले नहीं समा रहे थे। शादी के हफ्ते बाद सारे रिश्तेदार जा चुके थे। सोनाली ने भी हॉस्टल जाने की तैयारी कर ली। माँ ने उसे बिल्कुल नहीं रोका, पर पिताजी ने कहा, तू कहीं नहीं जाएगी, इस घर पर तेरा भी हक है। ये जो ऊपर नया कमरा बना है, यही तू अपना ब्यूटी पार्लर चला। अब किसी ने तुझे कुछ कहा तो मेरी संपत्ति में से उसे कुछ नहीं मिलेगा। ये सुनकर माँ और भाई परेशान हो गए और सोनाली आज भी अपने घर में ब्यूटी पार्लर चला रही है और अच्छे से अपने ही घर में अपने पिता के साथ रह रही है। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और एक प्यारा सा कमेंट हमें ज़रूर करें।